हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रियम्बल को कंप्लीट किया है, याद होगा आप लोगों को। जिनको नहीं है याद, वो एक बार रिवाइज कर लेना। आपके पॉलिटी का जो सिलेबस है उसमें, हमारे उसमें जो सिलेबस है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दैट वी हैव टू कंप्लीट पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर एक सब्जेक्ट उन्होंने साफ लिखा है, प्रियम्बल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। तो हम अभी सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स शुरू करें। ठीक है, मैं आपको फंडामेंटल राइट्स करवा रही हूँ। इसके बाद आपको और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जितना मैं क्लास में बता रही हूँ, प्रियम्बल बताया, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, जीपीएसपी, जितना भी करेंगे क्लास में, इसके बाद आपको कुछ भी और रेफर नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं और आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चाहे आप वीएलडब्ल्यू के लिए दे रहे हो, चाहे आप एसआई के लिए दोगे, ठीक है, आप जम्मू कश्मीर कोई भी एग्जाम देना चाहो, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ध्यान से समझना एक एक चीज को, और जो भी मैं सामने लिखूं आपके लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है उसमें से। ठीक है, ये मत सोचना कि ये हम कर लेंगे, हमें आता है, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं फिर, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ोगे तो भूल जाओगे फिर। चलिए, फंडामेंटल राइट्स शुरू कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है, हमने कहाँ से बोरो किया है? यूएस से। प्रियम्बल हमने कहाँ से बोरो किया था, बताएंगे भाई? प्रियम्बल कहाँ से बोरो किया है? The concept of preamble has been borrowed from, give your answers fast. Yes, Abdul. Wahid, correct. Hilal, correct. It's यूएसए, मैंने लिखवाया तो था। यूएसए से ही हमने दोनों चीजें बोरो की है, प्रियम्बल भी एंड फंडामेंटल राइट्स भी। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक लिखे हुए। तो हम पूरा आर्टिकल 12 टू 35 स्टडी करेंगे। ठीक है, हम पूरा ही आर्टिकल 12, आर्टिकल 35 यहाँ तक पूरा का पूरा ही स्टडी करेंगे। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पूरा ही स्टडी करेंगे। और ये पार्ट थर्ड में लिखे हुए हैं, और ये वो राइट्स हैं जो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपने इंडिया में जन्म लिया है, तो इंडिया में जन्म लेने के साथ ही आपको ये राइट्स मिल जाती है। इन्हें कहते हैं हम सिटीजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो आपको इंडिया में जन्म लेते सार ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको ये राइट्स मिल जाएंगे। आगे लिखेंगे इसके बाद, इसमें और क्या है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट होते हैं। हम एक एक करके सारा आर्टिकल कवर करेंगे, आर्टिकल 12, 13, ऐसे करते करते 35 तक कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको इनको लर्न करने की भी ट्रिक बता दूंगी कि कल को अगर हमसे पूछा जाता है आर्टिकल 16 क्या है या आर्टिकल 18 क्या है, तो आप आराम से बता दो। ठीक है, आर्टिकल 12 जो है, अभी हम फंडामेंटल राइट्स के फीचर नहीं बता रही। एक बार फंडामेंटल राइट्स आप समझ लोगे तो मैं फीचर्स आपको इसके लास्ट में एक साथ लिखूंगी, क्योंकि अभी पहले समझ लो कि होते क्या है। आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। वो कह रहे हैं कि स्टेट वर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि बार बार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने एक स्टेट वर्ड यूज करा है। तो स्टेट का मीनिंग क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। क्या मीनिंग है स्टेट का? स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट,
and all other authorities. इसमें क्या होता है कि इसमें इन्होंने सारी की सारी ना ऐसे लिख दिए कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स आगे पढ़ोगे, ये जिम्मेदारी किसकी है, वो किसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सबको, उन सारे पॉइंट्स को जो है देना है सबको। सेंटर की जिम्मेदारी बनती है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की, और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लिख लेना ब्रैकेट में। लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो लॉ बनाते हैं, कानून को बनाते हैं, कानून की रक्षा नहीं, कानून बनाने वाले कौन है? सेंटर पे हमारे पास कानून बनाने के लिए ऑलरेडी है, दैट इज पार्लियामेंट। और ऐसे ही स्टेट पे हमारे पास कौन है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको याद करना। ठीक है, इसको एक याद रखना। तो स्टेट में सब कुछ आता है। अदर अथॉरिटीज में क्या आ गया? बैंक, LIC जैसी चीजें। ठीक है, कि भाई जो आगे फंडामेंटल राइट्स है वो इन्होंने ध्यान रखने हैं कि हर एक सिटीजन को मिलने चाहिए। और फिर आर्टिकल 13 आता है। आर्टिकल 13 के लिए मैं लाइन लिखवाऊंगी, आपको वही लर्न करनी है। FR का मतलब फंडामेंटल राइट है। If any right is inconsistent with fundamental rights, it will be declared null and void. सब लोग पहले समझो इसको, फिर नोट करना। Everybody will listen. कि अगर एनी राइट, अगर इन फ्यूचर हमारी पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट बनाती है ना, तो हमारी पार्लियामेंट इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स वो हमसे हमारी कुछ अधिकारों को छीन रहा है, या जो ऑलरेडी हमारे अधिकार है उनको हार्म कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो वो लॉ डिक्लेयर हो जाएगा नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है? जीरो। नल एंड वॉइड का मतलब होता है जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी ऐसा ऐसा पॉइंट है जो कि ऑफेंड कर रहा है या अगेंस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको हम जीरो करेंगे। ठीक है भाई, तो ये है इसका मीनिंग। और ये करेगा कौन? मैं और आप तो करेंगे नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये है जिम्मेदारी हमारी जुडिशरी की। जुडिशरी में कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। में शॉर्ट में लिख रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इनके अंडर आता है। ठीक है, ये चेक करेंगे कि भाई कुछ उसमें अनलॉफुल तो नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट जो अनलॉफुल हो, कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है तो वो कुछ भी लॉ बना सकती है, नो, उनकी भी लिमिट है। तो वो जो लिमिट को बताना है वो कौन बताएगा? जुडिशरी बताएगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास अधिकार है। राइट, सो ये है आर्टिकल 13। इसको हम दूसरे जो है लाइंस में एक टर्म और देते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी इज रिफ्लेक्टेड, ये वर्ड मेंशन्ड नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है। द डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी इज मेंशन्ड इन, so your answer will be article 13। आर्टिकल 13 में मेंशन है, मतलब लिख रिफ्लेक्ट होता है।
कि जुडिशरी जो है वो दोबारा से चेक कर सकती है, देख सकती है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं करना, वो सब चेक कर सकती है। ठीक है भाई, ये थे हमारे दोनों आर्टिकल्स 12 एंड 13, विच ओनली टेल्स अस अबाउट दी सिंपल सी बात। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेन यहाँ से शुरू होंगे, जो आर्टिकल्स एक्चुअली में हमें बताते हैं हमारे राइट के बारे में। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनली, मैंने आपको ओरिजिनली वर्ड का मीनिंग बताया था, ओरिजिनली 7 थे, अभी 6 है। ठीक है, 6 है, 7th था, वो डिलीट हो गया। कब हुआ, कैसे हुआ, मैं अभी आपको बताऊंगी। अपने पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, फटाफट लिखते जाओ आप लोग पहले, फिर इनको डिटेल में समझते हैं। ART का मतलब आर्टिकल है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एंड 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 और 30, और लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। लिख लीजिए। बीच में आप नोटिस करेंगे कि 31 नहीं लिखा है मैंने, है ना। सो 31 इसलिए नहीं लिखा बिकॉज वो आज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं आपको लिखवाऊंगी, अभी वहां तक आएंगे अभी। राइट, आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसमें से अब हम पहला स्टार्ट करेंगे, राइट टू इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल नंबर 14 to 18। ठीक है, सबसे पहला, एक एक को पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये है हमारे सारे राइट्स। 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। पहले आप लिखो, फिर मैं ये समझाती हूँ एक एक करके।
ये है हमारे राइट्स, ठीक है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, right against discrimination, right to equality of opportunities in public employment, right against untouchability, and abolition of titles. ठीक है। अब पहला सवाल ये आता है कि हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दिस, बिकॉज समझ तो लोगे, अभी समझ में आ जाएगा 5 मिनट में आपको, बट हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दिस, बिकॉज इट्स सो कंफ्यूजिंग एंड अभी और भी हमें आगे पढ़ने हैं। सो देर इज अ सिंपल ट्रिक आई हैव मेड टू लर्न इट, जो आप इजीली लर्न कर सकते हैं। 14 तो आपको करना ही पड़ेगा लर्न, क्योंकि इक्वालिटी की बात करें, मेन हेडिंग है। 15, 16, 17, 18 में जो मेन कीवर्ड्स है, लेट अस अंडरलाइन दोस कीवर्ड्स। इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें अपॉर्चुनिटी है, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। सो इट्स DOUT, इट्स डाउट। आप डाउट की फॉर्म में इसको लर्न करोगे, DOUT, एंड इसी ट्रिक को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो डाउट की फॉर्म में आप इसको लर्न करेंगे कि व्हाट आर द आर्टिकल्स, ओके। बस ये याद रखना कि जो आपने डी वाली ट्रिक लगानी है ना, वो 15 से लगानी है, वो आप 12 से मत लगा देना ना, 14 से लगाना, वरना सारी खराब हो जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। जिनको ऐसे ही याद है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको पहली बार पढ़ रहे हो, जिनको नहीं आता, उनके लिए है, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन टू आर्टिकल नंबर 14, समझते हैं इसको। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, या आपने पढ़ ही लिया। ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है कि कानून की नजरों के आगे सब बराबर है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज कि सब कानून के सामने बराबर, ठीक है। जो हमारे लॉज है उनके सामने एवरीवन इज इक्वल। तो इसमें वही लिखा है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ये तो वही सेम बात है जो आप मूवीज में भी सुनते हो, ठीक है। और हाँ, अब हम प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल इज डिफरेंट, प्रैक्टिकलिटी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी ना। सो वो हम बात नहीं करेंगे, हम तो वो बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, ठीक है। सो आर्टिकल 14 में 2 लाइनें हैं, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भारत, ये वर्ल्ड के हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि भाई हर एक को इक्वल मिलना चाहिए, हर एक को हर चीज इक्वल मिलनी चाहिए। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब कि जो हमारी जुडिशरी है, उसको अपनी जजमेंट ऐसे देनी है कि हर एक को यहाँ पर सेम ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। लॉ हर एक के लिए इक्वल। अगर कोई दो इंसान है जिन्होंने कुछ ऑफेंस किया है, तो दोनों को सजा सेम होनी चाहिए, अगर उनका सेम ऑफेंस है, ठीक है। हम उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। तो वो हमारा इसमें लिखा हुआ है। तो लाइन क्या लिखी हुई है वो हम लिख लेते हैं। आप लिखते जाइए ये चीज, ये है इसका मीनिंग। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, पर आप लिख भी लीजिए इसको। All citizens should be treated equal before law, and same offense, same situation में लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर
14, आर्टिकल 14 में सीधी ये लाइन लिखिए। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सब कुछ इक्वल इक्वल ही हो, कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन होता ही है, जानते हो आप लोग भी, कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे तो एक्सेप्शन आ ही जाता है निकल के। तो ऐसे ही यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, लिखवाती हूँ मैं आपको। देखो भाई, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर्ड हमने कहाँ से लिया है, लिख लीजिएगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमने कहाँ से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ये भी पॉइंट्स लिख लीजिएगा। बाकी इसके अंदर आप जानते हैं एक्सेप्शंस भी होती हैं, कुछ ना कुछ तो होती है, जैसे साइंस में भी आप पढ़ते हो, हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है, ऐसे यहाँ पे भी है। क्या एक्सेप्शन है, ये है आर्टिकल 361, वो बहुत बाद में लिखा है, लेकिन हमें अभी पढ़ना है क्योंकि वो यहीं पे इसका रिलेशन है। आर्टिकल 361 के अंडर जो हमारे प्रेसिडेंट है और जो हमारे स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, ये इनके खिलाफ आप नो अरेस्ट, इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, इनको कोर्ट नहीं ले जा सकते, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, दे आर नॉट आंसरेबल, ये लोग कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पर्सन्स हैं जिनको कोई भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया कि लाइक इनको हम एक्सेप्शन ट्रीट करते हैं, इसे कहते हैं हम आर्टिकल 14, जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक है भाई, फिर इसके बाद लिखेंगे आर्टिकल 15। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 15, क्या है, ट्रिक लगा दो, डी से डिस्क्रिमिनेशन, क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, किसने, स्टेट ने। स्टेट कौन है, स्टेट कहाँ पे लिखी है आपने, बताओ भी, स्टेट कहाँ पे लिखी है आपने। यस, आर्टिकल 12, हमने आर्टिकल 12 में अभी स्टेट का मतलब लिखा, तो वो जो स्टेट लिखी थी अभी, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ, कौन से ग्राउंड्स पे, इन 5 ग्राउंड्स पे मैं सामने लिख रही हूँ, रेस, कास्ट, रिलीजियन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड्स पे हमारी जो स्टेट है, जो आप आर्टिकल 12 में लिख चुके हो, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 15। तो आर्टिकल नंबर 15 ये है, पॉइंट्स याद रखिएगा। और क्या मतलब है प्रोहिबिशन का, प्रोहिबिशन का मतलब है कि हम लोग जो भी हमारे शॉप्स होते हैं, पब्लिक वॉशरूम्स हो गए, पब्लिक रेस्टोरेंट हो गए, पब्लिक प्लेसेस बहुत सारी और होती है, तो उन सब पे जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरी रेस से हो या दूसरी कास्ट से हो या दूसरे रिलीजन से हो, या मेल फीमेल में करना कोई भेदभाव, या आप प्लेस ऑफ बर्थ में, मतलब सबके लिए बराबर ही चीज है ना, बराबर सबके लिए हर चीज है। जो पब्लिक चीजें हैं वो सबके लिए इक्वल है, वो आप इन पॉइंट्स पे भेदभाव नहीं करोगे किसी से। ठीक है, बस इसमें एक चीज अलग दी हुई है कि स्टेट जो है
shall make special provisions for women and children। एक ही छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, आर्टिकल नंबर 15 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि स्टेट जो है वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ काम कर सकती है, मतलब स्पेशली कुछ ट्रीटमेंट दे सकती है ना, और ऐसा मिलता भी है ना। चिल्ड्रन के लिए स्पेशल या वुमेन के लिए देयर आर स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल प्रोविजन एज यू ऑल नो। तो ये थोड़ा सा स्पेशल रहता है, ठीक है। सो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रहेगा, वो स्टेट बना सकती है। तो ये इसमें एक्सेप्शन है। प्लस आर्टिकल नंबर 15 का क्लॉज 4 एक लाइन और बोलता है कि स्टेट जो है वो SC ST जो पीपल है उनके लिए भी प्रोविजंस बना सकती है, ठीक है। ये भी आप कर लीजिएगा, ये इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये चीज बनाई जा सकती है। लिख लीजिएगा SC ST बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रखा जा सकता है। बस इसमें आपको यही याद रखना। 15 आर्टिकल सबसे सिंपल है, क्वेश्चन आता है आर्टिकल क्या है और कौन से बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ये 5 आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। नो तौसीफ, आर्टिकल 15(4) जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट देता है SC ST इंक्लूडिंग OBC को। एंड आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 उसमें मेंशन्ड है SC ST, और 15 के 5 वाले क्लॉज में मेंशन्ड है एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ SC ST। डिफरेंस है दोनों बात में। यहाँ पर लिखा है ये 15(4) में, यहाँ पे लिखा है, इधर भी लिखा है एजुकेशनली अगर हमें इम्प्रूव करना है या सोशली, और 15 के क्लॉज 5 में लिखा है कि हमें एडमिशंस देने हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। उसके बारे में लिखा है कि उनके लिए भी रिजर्वेशन रहेगा। आप जानते हो कि प्राइवेट स्कूल्स में भी रिजर्वेशन रहता है, ओके। आगे लिखेंगे आर्टिकल नंबर 16। 16 क्या कहता है, अभी बताया था, अपॉर्चुनिटी किस चीज की, हमें इक्वालिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब आप लोग खुद देखो, आप सब लोग किस जॉब के लिए प्रिपेयर करने आए हो, सारे के सारे आप लोग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए आए हो ना सब लोग, ठीक है। तो आप सब इक्वल हो ना, ऐसा तो नहीं है ना फीमेल है तो एग्जाम नहीं देगी, मेल है तो एग्जाम देंगे, कुछ नहीं है ऐसा, सब इक्वल है। सबको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसको जो है एक तरीके से मार्क्स अच्छे लेके आएगा, तो उसका एडमिशन हो जाएगा। तो वही है, यही है इसका मीनिंग, इक्वालिटी होनी चाहिए सबको, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है। इसमें लिखा है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी से भी, आपका जो भी आपका एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है वो सबको इक्वल मिलनी चाहिए। बस इसमें इससे अब आपसे कुछ पूछता भी नहीं। 17, आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, राइट। अब अनटचेबिलिटी क्या होती है, लिखा ही नहीं हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लिख लो। द वर्ड अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इट इज मेंशन्ड ओनली बट नॉट डिफाइंड। ये वर्ड सिर्फ लिखा हुआ है, पर डेफिनेशन इसकी नहीं दी है कि होता क्या है अनटचेबिलिटी, ये नहीं लिखा। तो ये हमारी धीरे धीरे हमारे हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, उन्होंने बताया कि अनटचेबिलिटी होता क्या है। तो अनटचेबिलिटी क्या होता है कि जैसे
preventing any person from entering place of worship। किसी भी जगह पर जहाँ पे वर्शिप करते हैं उस प्लेस पे जाने से मना कर दे, ठीक है। या फिर प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग पब्लिक शॉप, थिएटर, रेस्टोरेंट जाने से मना करना, ठीक है। या फिर उनकी इंसल्ट करना, इंसल्टिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट। तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, अनटचेबिलिटी, एंड दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल 17 में लिखा है कि ये सब चीजें हम नहीं कर सकते हैं। Okay, so this is article number 17. लास्ट आता है हमारा आर्टिकल 18, जिसमें हमारे टाइटल्स को बैन करने की बात है कि आप अपने नाम के आगे टाइटल्स नहीं लगा सकते हो। हमारे नाम के आगे सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टाइटल लग सकते हैं या फिर अकेडमिक, क्योंकि ये तो मेहनत से कमाए हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, लॉयर है, सीए है, वो टाइटल आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो बिकॉज अकेडमिकली आपने अर्न की है। मिलिट्री आप लगा सकते हो, आप लेफ्टिनेंट लगा सकते हो, आप कर्नल लगा सकते हो, आप मेजर लगा सकते हो, आप जनरल लगा सकते हो, आप कैप्टन लगा सकते हो। पर आपका मन कर रहा है मैं अपने नाम के आगे महाराजा लगा लूं, राजा लगा लूं, विक्रम आदित्य लगा लूं, राय बहादुर, राय दीवान, ऐसे टाइटल्स आप नहीं लगा सकते। नवाब लगा लूं, ऐसे टाइटल्स इंडिया में बैंड है, आप नहीं लगा सकते। आप अपनी शो ऑफ करने के लिए, कूल बनने के लिए कोई कह रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वैसे आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते ऑफिशियल ग्राउंड्स पे, ठीक है। ये सब टाइटल्स आप नहीं लगा सकते, चाहे वो कोई सिटीजन है, कोई या तो फॉरेनर, किसी को अलाउड नहीं। अच्छी बात है, सबको इक्वालिटी मिलेगी ना, सब इक्वल है। हाँ, आपने मेहनत करके कुछ कमाया है तो आप नाम के आगे लगाओ बिल्कुल, क्योंकि वो तो आपने हार्डवर्क किया है ना उसके लिए, बाकियों से अलग बने हो, तो वो तो अलाउड है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 18। अब मुझे रिप्लाई करेंगे सब लोग, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए कि यहां तक सबको क्लियर हुआ या नहीं। मुझे सबका रिप्लाई चाहिए, तभी क्लास आगे बढ़ेगी। यस, आमिना, वाहिद, आरिफ, आतिफ, अजमत। जाकिर अली, सुहेल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
और फिर इसके बाद ये सजादा भी आएंगे उस टॉपिक पे भी, अभी अब उसको करेंगे, अभी मैं लिखवाऊंगी सारे फीचर्स में ही। तो आप समझ गए ना, यहाँ तक हमें ये सब राइट मिलते हैं। अब हमारा आर्टिकल 19 स्टार्ट होगा। मेक अ हेडिंग ऑफ आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम। किस चीज की फ्रीडम मिलती है? हमें फ्रीडम तो मिलती है, बिल्कुल ठीक बात है, हमें आजादी। फ्रीडम हमें किस चीज की मिलती है? हमारे पास पॉइंट्स क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, assemble peacefully without arms, to form associations, move freely throughout territory, reside in any part of territory, and last कहता है adopt any profession or trade. These are the points. फ्रीडम में हमें इन चीजों के अधिकार मिलते हैं। आर्टिकल 9 के तहत वी आर गेटिंग दीज राइट्स। फर्स्ट कहता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबको बोलने की आजादी है, सबको अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी है ना। सब लोग व्हाट्सएप स्टोरीज लगाते हैं, इंस्टाग्राम स्टेटस लगाते हैं, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करते हो ना, कैसे भी फॉर्म में करो, चाहे आप सोशल मीडिया में करो, आप न्यूज़पेपर प्रिंटेड मीडिया की फॉर्म में करते हो, बट यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस। सो दिस इज अंडर द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बस वो देश के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कोई हेट्रेड नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है। पीसफुली विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स का मतलब ये नहीं अपने हाथ घर रख के जाते। विदाउट आर्म्स का मतलब है कि आपने वेपन पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, वायलेंस नहीं करना। ठीक है, वायलेंस नहीं करना, ये वायलेंस को खत्म करने की बात करता है। टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाओ, ग्रुपिंग बनाओ। हमने भी तो बनाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे करके बहुत से ग्रुप बनाओ। ठीक है, बट इंडिया के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, किसी को डिफेम करने के लिए नहीं होना चाहिए। फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी, आप किसी भी टेरिटरी में जा सकते हो, अपने टेरिटरी में। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर भी आपको ये अधिकार है, नो। यूएस से जाओगे तो यूएसए के अधिकार मिलेंगे, वहां इंडिया के अधिकार नहीं चलेंगे। तो मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी, इंडिया में ही कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, रिसाइड, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे याद है आप लोगों को मैंने बताया था, हम लोगों ने पहले किया था, अंडमान निकोबार में एक ट्राइबल ग्रुप था, मैंने बताया था आपको। सेंटिनलीज ट्राइब्स, याद होगा आप लोगों को, मैंने लिखवाया था ये। तो ये सेंटिनलीज जो थे ना, यहाँ नहीं आप जा सकते। ठीक है, जाओगे तो वापस आओगे नहीं आओगे इसकी भी गारंटी नहीं है, तो यहाँ नहीं हम जा सकते। तो ऐसा नहीं कि हमारे को कहीं भी घूमने का अधिकार है तो हम सच में कहीं घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। एक्सेप्शंस हैं हर चीज में। बाकी प्रोफेशन और ट्रेड वो हमारी चॉइस है, जो हमारा मन करे, जो एग्जाम निकल जाए हम तो वही अडॉप्ट कर लेंगे, है ना भाई। तो वही है इसमें, प्रोफेशन और ट्रेड आपकी अपनी चॉइस है। तो ये है हमारे 6 पॉइंट्स जो आर्टिकल नंबर 19 का पूरा एक लिखते हैं कि आर्टिकल 19 क्या है। ठीक है, लिख लीजिए, ये वाला अच्छा आर्टिकल है। और क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार कि आर्टिकल 19 में क्या इंक्लूडेड है, सबको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है।
अब इसके बाद 20, 21, 21A, 22 इनको लर्न करने की मैं ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को कि आप इसको लर्न कैसे करोगे। जो आपने पहले लर्न की, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जैसे आपने पहले लर्न किए उसी रिस्पेक्ट में आप ये वाले लर्न कैसे करोगे। देखो भाई, आपने आर्टिकल 19 पढ़ा, 20, 21, 21A और 22, ये याद रखना। फ्लो में 22 नहीं है, 21A है पहले, फिर 22 है। ये तो फ्रीडम की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है राइट। ये हैं हमारे आर्टिकल्स, ठीक है। राइट अगेंस्ट कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एजुकेशन और अरेस्ट। अब इसको कैसे लर्न करोगे, पहले सब लोग ध्यान से सुनेंगे फिर लिखना। CLEAR, क्लियर। डाउट क्लियर की फॉर्म में आर्टिकल 22 तक आप लोग अपने सारे आर्टिकल्स लर्न करोगे, ठीक है भाई। किसी को ट्रिक में डाउट है तो पूछो। डाउट क्लियर से लर्न करोगे, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ट्रिक में किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, क्योंकि डिटेल में पढ़ के तो समझ ही लेंगे। बात होती है आर्टिकल वाइज लर्न हो जाए, लर्न हो जाएगा तो अंदर का कंटेंट तो आपको आता ही है। वो तो आपने क्लास अगर अच्छे से सुनी है, ध्यान से समझा है, तो आप कर लोगे आराम से। और लर्न करने का तरीका मैंने बता दिया, 22 तक आप ऐसे लर्न करोगे। आज रात को सोने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लो कि कौन से आर्टिकल में क्या था, क्योंकि कल इसके आगे का पढ़ेंगे तो वो और डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का पढ़ के रखना, 22 तक का सारा, ठीक है भाई। हाँ भाई पूछो, यहाँ तक कोई क्लियर, सबको डाउट क्लियर हो गया सबका। बढ़े आगे, 20 पे बढ़ते। आर्टिकल 20 कहता है कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। जिस पर्सन ने ऑफेंस किया है उसके लिए उसके पास क्या अधिकार है। उसके पास पहला अधिकार है, किसी भी पर्सन को सेम क्राइम की सजा दो बार नहीं मिलेगी। एक क्राइम, एक बार सजा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लो, आपने एक दिन हेलमेट नहीं पहना तो चालान कटेगा, है ना। एक दिन का मतलब यहाँ पर आपने एक टाइम नहीं पहना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपको हर रेड लाइट पे रुक के चालान भरना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं, आप एक दिन के लिए तो फ्री हो गए ना, क्योंकि आपने एक बार चालान भर दिया है, ठीक है। सो आप बार बार तो चालान नहीं भरते रहोगे ना। तो एक क्राइम की सजा एक बार, हाँ अगर अगले दिन आपने फिर वही गलती करी, आप फिर हेलमेट पहन के नहीं आए, तो आपको फिर से चालान भरना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्राइम की सजा एक ही बार होगी। इसको हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी। ठीक है भाई। ऐसे ही सेकंड आता है इसमें,
क्या होता है ये? स्टेट शैल नॉट कंपेल एनीवन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपराध किया है तो जबरदस्ती आपसे बुलवाया जा रहा है कि मानो आपने ऐसा किया है, ताकि वो जो एविडेंस इकट्ठा होगा पुलिस के पास या किसी के भी पास, वो फिर आपके खिलाफ यूज किया जाए। मतलब इसके अंदर ये होता है कि आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। हाँ, आपने अगर अपनी मर्जी से मान लिया है कि हाँ भाई मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा ऑफेंस किया है, कोई ऐसा गुनाह किया है, वो आपने मर्जी से मान लिया, वो कहते हैं सरेंडर कर, है ना? वर्ड होता है ना सरेंडर। यहाँ पे तो कंपेल हो रहा है। कंपेल मतलब जबरदस्ती आप किसी से नहीं कर सकते। इसे हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्रीन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, कि आप को आपके अगेंस्ट नहीं यूज करेंगे कि भाई आप जो है अपने लिए कुछ बोलो, ताकि इस कोर्ट में आपके अगेंस्ट इस चीज को इस्तेमाल किया जा सके। सो दैट शुडंट बी डन। इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है भाई, ये है आपका आर्टिकल 20। देखो, टॉर्चर तौसीफ अलाउ नहीं होता, वो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है 3rd डिग्री टॉर्चर के लिए, तब जाके अलाउ किया जाता है। ठीक है, बट हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है जो लिखा है वो फॉलो होता है। यू ऑल नो दैट लिखी हुई सारी चीजें फॉलो नहीं होती हैं। हम तो बस वो पढ़ते हैं जो एक्चुअली में लिखा हुआ है। एक्चुअली में सब कुछ फॉलो नहीं होता है, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, है ना? हम तो बस वही पढ़ते हैं जो होना चाहिए, होता सेम ऐसा नहीं। ठीक है भाई, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है तनवीर? बिकॉज वो थोड़ा सा समझाना है, तो टाइम नहीं है ना उतना, नेक्स्ट क्लास भी है आपकी। तो आज की क्लास में यहाँ तक करेंगे। उसके बाद का आप लोग रिवाइज करके रखिएगा सारा यहाँ तक। उसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? एवरीवन क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? आपको मैं पीडीएफ जो सेंड करूं, वो रिटन नोट्स भेजू जो मैंने लिखे हैं वो भेजू, या फिर आपको मैं पीडीएफ जो प्रिंटेड वाली होती है वैसी वाली भेजू? आप जैसा कहेंगे, आई विल सेंड यू दैट। दोनों? ठीक है, मैं दोनों भेज देती हूँ। चलिए, ओके देन, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। बाय एवरीवन। कल की क्लास में हमने देखा था कि आर्टिकल 12 क्या है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फिर आर्टिकल 13 एंड 14 से हमारे फंडामेंटल राइट शुरू थे। 15 से आपको मैंने ट्रिक बताई थी, DOUT, उस हिसाब से आपने लर्न करना है डाउट के हिसाब से कि कौन कौन सी आर्टिकल किसके बारे में कहता है। फिर इसके बाद हमने 19 शुरू किया था। 19 कहता है हमें फ्रीडम के बारे में। पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, आर्टिकल 19 की फ्रीडम। फिर आगे आता है आर्टिकल 20, वो हमने कल कर लिया था। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 21। मेक अ हेडिंग ऑफ आर्टिकल 21। ट्रिक के हिसाब से एल, एल स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
तो अब ये क्या कहता है इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट राइट है, कई बार पूछ लिया जाता है। या तो सीधा सीधा पूछ लेंगे या कुछ घुमा फिरा के इसमें से पूछ लेते हैं। तो ये कहता क्या है कि किसी भी पर्सन से, नो पर्सन shall be deprived of his life और पर्सनल लिबर्टी। किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से लैक नहीं होना चाहिए, मतलब लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हर एक को यहाँ पर मिलनी चाहिए, जो भी प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हुआ पता है ये था कि एक केस आया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा हमारा इतना बड़ा ये राइट है, इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ऐसा नहीं कि इंसान आया है, जी रहा है और मर गया, इतना नहीं होना चाहिए। जो लाइफ जीने के लिए चीजें चाहिए वो भी सबको मिलनी चाहिए, जैसे कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, बाहर जाने की परमिशन, राइट टू स्लीप, राइट टू pollution free environment, राइट टू लाइफ। मतलब ये जो एक इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं लाइफ जीने के लिए, राइट टू डाई विद डिग्निटी। समझ रहे हो, हर एक पर्सन को एक राइट होना चाहिए अपनी लाइफ में कुछ इन चीजों का, मतलब लाइफ जीने के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए वो यहाँ पे मतलब ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि जो मिल नहीं सकती, लाइफ जीने के लिए ये चीजें मिल सकती हैं। तो वही पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने बोले हैं कि ये मिल सकती है तो मिलने भी चाहिए। ठीक है भाई, ये पॉइंट है इसके अंदर, लिख लीजिए। ठीक है भाई, लिख लिया सब लोगों ने यहाँ पर। ये है इसका मीनिंग, पूछ लिया जा सकता है क्या क्या इसमें आता है, तो इसको याद रखिएगा। ये है हमारा आर्टिकल 21। अब आता है आर्टिकल 21A। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक चीज नोटिस करो, 21 के बाद 22 नहीं है, 21A है। बीच में 21 के बाद 22 आता है, लेकिन यहाँ पे 21A आया है। दैट मीन्स ये ओरिजिनली नहीं था प्रेजेंट। अगर ओरिजिनली लिखा होता तब तो ये ऑलरेडी होता। ठीक है, ये बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, ये ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं था, इट हैज बिन एडेड। तभी तो ए लगा है अलग से लास्ट में, है ना। कब ऐड हुआ है? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86 नंबर के एक्ट 2002 में ऐड हुआ।
अब देखो 86 जो है, ये आपने 40 सेकंड पढ़ा है ना, लास्ट क्लासेस में 40 सेकंड के बारे में आपने पढ़ा है। तो जरा बताओ 40 सेकंड जो है वो किससे जुड़ा हुआ था? 40 सेकंड एक्ट। आपने अभी तक जो है एक 40 सेकंड वाला पढ़ा हुआ है, किस लिए पढ़ा है वो भेजो। अब्दुल वाहिद करेक्ट एकदम। प्रियम्बल में कौन से वर्ड्स ऐड हुए वो भी लिखो जरा, प्रियम्बल में कौन से वर्ड्स ऐड हुए? भाई किसी को भी नहीं आता? ये स्नेहा करेक्ट। सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, ये तो गलत बात है यार, तुम लोग रिप्लाई करो। एक दो स्टूडेंट से सिर्फ आंसर करेंगे क्या? डेमोक्रेटिक नहीं था मीना, से सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी तीन वर्ड्स ऐड हुए थे। याद कर लो यार, तुम लोग ऐसे मत करो, याद कर लो, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने। तो ऐसे ही 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें 21A ऐड हुआ था, ये किसकी बात करता है? (6 to 14 years) के चिल्ड्रन की एजुकेशन की बात करता है कि हर एक को क्या मिलनी चाहिए? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। लिख लो भाई, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, याद भी हो जाएगा अभी ही आपको। 21A जो है वो सीधा कह रहा है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। RTE, सर्व शिक्षा अभियान, ये भी सुना होगा, तो उसी का कॉन्सेप्ट है ये। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन आता है कि राइट टू एजुकेशन कौन सी कमेटी के सजेशन पे इसको ऐड किया गया? राइट टू एजुकेशन कौन सी कमेटी के कहने पर? लिख लीजिए, तपस मजूमदार कमेटी। तपस मजूमदार कमेटी, इसके कहने पर आर्टिकल 21A ऐड किया। ठीक है भाई, फिर आता है आर्टिकल नंबर 22, बहुत सिंपल सा ये भी, फटाफट से इसको लिखेंगे, ये भी लिख के ये वाला टॉपिक खत्म होगा। आर्टिकल 22 कहता है, ट्रिक के हिसाब से ए आर क्या होता है? अरेस्ट। अरेस्ट के हिसाब से इसमें आता है एक टर्म, जैसे हम कहते हैं कि अरेस्ट करने से, अरेस्ट कर लेना मतलब पहले किसी पर्सन को अगर अरेस्ट कर लिया गया तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप कौन से ग्राउंड्स पे अरेस्ट कर दिए गए हो। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट है
Any person who is arrested must be informed that why he is arrested. समझ गए ना? अगर कोई पर्सन अरेस्टेड है तो उसको इन्फॉर्म भी करना होगा कि कौन से ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ ही शुड बी गिवन, सामने मैं लिख रही हूँ, आप लिखते जाइएगा। He should be given permission to consult लॉयर। अपनी चॉइस के किसी भी लॉयर से उसको कंसल्ट करने की भी परमिशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। एंड तीसरा इसमें लिखा हुआ है, मैं ऊपर की तरफ लिख रही हूँ पॉइंट, कि he should be produced before a judicial authority within 24 hours. He should be produced before the judicial authority within 24 hours. ये 3 पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं साफ, कि अगर अरेस्ट किया है तो इन सब चीजों के बेस पे यहाँ पे उनको बताना भी पड़ेगा कि कैसे और क्यों अरेस्ट किया। ठीक है, तो एक तो ये वाली टर्म यहाँ पे होती है, एक तो इसको याद रखिएगा। एक और चीज होती है इसमें, वो होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, छोटी सी टर्म है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि अभी पर्सन ने क्राइम किया ही नहीं और हमने उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अभी पर्सन ने तो क्राइम किया ही नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ ये एक देखने के लिए कि ये पर्सन जो है ये क्राइम कर सकता है। ठीक है, ये अभी जो है ये क्राइम करने के मतलब देयर इज सम ओकेजन गोइंग ऑन, और उस ओकेजन पे कोई क्राइम कर सकता है वो पर्सन, तो उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव का यहाँ पर मतलब है कि टू बी सिक्योर इन फ्यूचर, फ्यूचर में सिक्योर करने के लिए किसी भी पर्सन पे अगर एक शक है कि भाई एक प्रिकॉशन लेने के लिए होता है ना कि भाई यार ये गड़बड़ हो ना जाए, उस हिसाब से। ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, अरेस्ट कर लेना। डिटेंशन ऑफ अ पर्सन who has not yet committed a crime but we are taking precautionary measure based on suspicion। सस्पिशन के बेस पर, शक के बिहाफ पर ही आपने उसको अरेस्ट कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव में वर्ड देखो ना, प्रिवेंट आ रहा है। प्रिवेंट का मतलब आपने पहले अपने बस प्रिवेंट कर लिया इन ऑर्डर टू आगे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, उस बेस पे आपने पहले ही प्रिवेंट कर दिया। ठीक है भाई, ये वाले भी याद कर लेना, इसको भी नोट करना।
फिर आता है हमारा आर्टिकल 23 एंड 24। वो मेन हेडिंग है हमारी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। है ना। थर्ड वाला देखो यहाँ पर, हम लोगों ने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड कंप्लीट कर लिया, अब थर्ड पे आएंगे, एक्सप्लॉयटेशन, 23 एंड 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? 23 हमें कहता है कि जो हमारे फोर्स्ड लेबर है और जो हमारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उससे प्रिवेंट करना है। ठीक है, क्या मतलब है इसमें समझ लेते हैं, लिख लेना, ये मैं लिखवाई देती हूँ। इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। देखो भाई, ये सीधा कहता है कि कोई भी किसी को भी ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? खरीदना और बेचना। हम किसी भी ह्यूमन को खरीदना और बेचने जैसी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसी में यही आता है कि वुमेन को भी कई लोग जो होते हैं ना, कि सेल कर देते हैं, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी फोर्स लेबर, जबरदस्ती किसी से काम करवाना, उसके अगेंस्ट काम करवाना, ठीक है, उसकी मर्जी के अगेंस्ट जाके उससे काम करवाना, या फिर जितना पैसा बोला था उससे कम में काम करवाना। ठीक है, सो ये है आर्टिकल 23। समझ तो गए हो गया आप लोग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, जो भी मोस्टली जो फीमेल हैं या बच्चे होते हैं उन्हीं को सेल किया जाता है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। नहीं अंजलि, चाइल्ड लेबर इस आर्टिकल में नहीं है, चाइल्ड लेबर 24 आर्टिकल में है। अब जो 24 होगा उसमें लिखी है। ठीक है, 14 ईयर्स तक के बच्चों की चाइल्ड लेबर को भी यहाँ पर जो है प्रोहिबिट करती है कि किसी भी हजार्डस एक्टिविटीज, फैक्ट्री, ये सब चीजों में कुछ भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि 14 ईयर्स की एज तो अभी हमने पढ़ी कि क्या एज होनी चाहिए, स्टडी की ना, अभी पढ़ा कि वो तो स्टडी की एज होती है, तो ये सब तो नहीं किया जा सकता। वो तो स्टडी वाली एज है, पढ़ाई एजुकेशन की। तो उस रिस्पेक्ट में ये चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। ठीक है भाई, ये है आर्टिकल नंबर 24। ये क्लियर हो गया भाई आर्टिकल 20। इसको लर्न करने की कोई ट्रिक नहीं है। ये आपका ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब ये तीन रहते हैं। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट? पहले तो फटाफट रिप्लाई करके मुझे बताएंगे यहाँ तक क्लियर है, यस और नो। और किसी को डाउट है तो वो भी अपना डाउट पूछे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। I want everyone's reply because if I am asking and waiting, that means I want everyone reply. मुझे भी तो पता लगे कितने जाग रहे हैं, कितने सो रहे हैं क्लास में।
ठीक है, ऑलमोस्ट का मैसेज आ रहा है, बाकी जिनका रिप्लाई नहीं है ये भी आप कर लीजिए। अब्दुल वाहिद, हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 है। हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 है। मैडम व्हाट आर एब्सोल्यूट आर्टिकल्स, हाँ भी लिखवाऊंगी। जैसे ये आर्टिकल सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, ये सब चीजें मैं लिखवाऊंगी अभी। एब्सोल्यूट क्या है, क्वालिफाइड क्या है, कौन से हमारे पास है, कौन से किसी और नेशन के लोगों के पास है, मतलब वो सारा मैं फीचर्स लिखवाऊंगी एक बार आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाए। चलिए, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में आएंगे रिलीजन वाली की। देखो, आर्टिकल जो रिलीजन वाला है, इस पे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पर हम कर लेते हैं आर्टिकल शॉर्ट में इसको। बट चांसेस कम है, अगर आप एग्जाम के लिए नहीं भी पढ़ के जाओगे चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कम क्वेश्चन आते हैं इससे। आर्टिकल 25 बहुत सिंपल सा आर्टिकल है कि इंडिया में अलाउ किया जाता है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। आपकी चॉइस है कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहते हो। ठीक है, सो जो हमारा आर्टिकल 25 है वो सीधी ये लाइन बोलता है, जस्ट वेट, हाँ यहाँ पे लिखेंगे, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। आपकी चॉइस है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, उस रिलीजन में होने वाले रिचुअल्स उनको फॉलो कर सकते हो, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो, वो सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है। उसे हम आर्टिकल 25 में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखो, जो ये वाला है ना आर्टिकल 25, ये एक इंडिविजुअल को राइट देता है, जबकि आर्टिकल 26 एक ग्रुप और कम्युनिटी को राइट देता है। ठीक है, ये कहता है कि हर एक कम्युनिटी के पास एक राइट है कि वो रिलीजियसली इंस्टीट्यूट्स बनाए, रिलीजियस जो एक बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टीज होती हैं वैसी बनाए। तो वो ये अधिकार देता है रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का, दैट मीन्स रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को मैनेज करने का। और इंस्टीट्यूट मैनेज करने के लिए आपको ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, राइट। जबकि आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल की बात करता था, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 27। ये बहुत सिंपल सिंपल से आर्टिकल्स है। 27 की मेन हेडिंग है फ्रीडम टू पे टैक्सेस। ठीक है, जो हमारी स्टेट है, स्टेट आपको याद है आर्टिकल 12 वाली, वो जो हमारी स्टेट है कैन नॉट फोर्स एनीवन टू पे टैक्सेस। टैक्सेस किस चीज के लिए? फॉर प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूट। किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारे लोगों के पास चॉइस है कि हम किसको, मतलब हम टैक्सेस देना जरूरी नहीं है, स्टेट फोर्स नहीं कर सकती टैक्सेस देने के लिए। उसे हम कहते हैं आर्टिकल 27। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा ये पॉइंट भी इसको।
28 वो कह रहा है यहाँ पर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिनको रिसीव हो रही है स्टेट की फंडिंग आर नॉट अलाउड टू प्रमोट एनी रिलीजन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल की बात कर रही हूँ, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, जो कि स्टेट के पैसों से चलता है। ठीक है, स्टेट की फंडिंग आती है और स्टेट उसको पैसा देता है चलाने के लिए। तो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वहां पर किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जो है वो नहीं चलेगा कि किसी एक रिलीजन को हम प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा वहां पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप अगर कोई प्राइवेट है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, प्राइवेट ही चला रहा है उसको, प्राइवेट में आप अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते। बट अगर वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पर किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा एज पर दिस आर्टिकल। ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल 25 से 28। ठीक है भाई, ये थे हमारे आर्टिकल 25 से 28 जो कि रिलीजन पे बात करते हैं। लिख लो यहाँ तक सारा, और फिर इसके बाद हम 29 और 30 स्टार्ट करते हैं। करे भाई शुरू 29-30, वो न्यू आर्टिकल होगा जो कि कल्चर और एजुकेशन की बात करता है। डन, ओके। नेक्स्ट लिखेंगे अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। 29 कहता है कल्चर के बारे में। कल्चर के बारे में क्या कहता है कि भाई इंडिया में जो भी, हमारे इंडिया में जो भी माइनॉरिटीज हैं, सबको अधिकार मिलना चाहिए कि हर एक की अपनी लैंग्वेज हो, अपनी स्क्रिप्ट हो। ठीक है, यहाँ पर है सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हैविंग, अगर किसी की डिफरेंट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उसको प्रिजर्व करने का राइट भी होना चाहिए। ठीक है, और दिस राइट इज एब्सोल्यूट। लिख लेना, नो रेस्ट्रिक्शंस। मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट अपनी मर्जी से रेस्ट्रिक्शन लगा देगी कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, सबके पास अधिकार है कि वो अपना राइट, अपना कल्चर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो दूसरे कास्ट से हैं या उनकी लैंग्वेज अलग है तो हम लोग उनको प्रिजर्व करने नहीं देंगे। दे हैव द राइट फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन कि वो उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और वो चीज अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 30 ये थोड़ा सा कहता है कि भाई जो आर्टिकल 30 ये माइनॉरिटीज को मिलता है।
Right of minorities to establish and administer एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये राइट है माइनॉरिटीज के पास कि वो कोई भी एजुकेशनल, भाई ध्यान रखना ये माइनॉरिटीज का स्पेशली बात की जा रही है। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो माइनॉरिटीज को दिया, तो याद रखना इसको कि आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर सकते हो और एडमिनिस्टर चला सकते हो। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये इनको दिया गया राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स। लिख लीजिए यहां तक। अच्छा, अब आप में से कोई ये बताएगा कि माइनॉरिटीज जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी क्या, रिलीजन वाली या फिर लैंग्वेज वाली? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या माइनॉरिटी का मतलब है? माइनॉरिटी लेस इन पॉपुलेशन, एग्जैक्टली, रिलीजियस भी और दोनों चीजों से, रिलीजन भी प्लस लैंग्वेज भी, दोनों है। ठीक है, कई बार यहाँ पर माइनॉरिटी के ऊपर डिस्कशन हुआ है क्योंकि माइनॉरिटी जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सिर्फ माइनॉरिटी, पर क्या होती है वो डिफाइन नहीं किया। लिख लो, द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट डाउन, द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के लिए हमारे इंडिया में क्या बनाई गई है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। कब बनाई है, 2004। और इनके हिसाब से जो मैं ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के हिसाब से बता रही हूँ कि नेशनल कमीशन और माइनॉरिटी के हिसाब से अपने यहाँ पर 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज है। मुस्लिम, सिख, पारसी, पारसी को क्या बोलते हैं, ज़ोरोएस्ट्रियंस, ये भी लिख लेना ब्रैकेट में, ज़ोरोएस्ट्रियंस, बुद्ध, जैन एंड क्रिश्चियंस। ठीक है, ये भी लिख लो। और फिर ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ तक, आर्टिकल 30 तक। 31 और करेंगे, और 32 नहीं करेंगे बिकॉज 32 का ऐसा है कि 32 वाला जो आर्टिकल है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे बिकॉज वो थोड़ा सा लेंदी है और वो एक ही साथ कंप्लीट होगा एंड इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर से ज्यादा का टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने। सो 31 लिख लेते हैं पहले। 31 लिख लीजिए यहाँ तक और 31 की हेडिंग बना लो। एक मिनट रुकोगे, शीट ऐड कर दूं। सबको विजिबल है यहाँ पर? स्क्रीन सबको विजिबल है ना? आर्टिकल 31 की हेडिंग बना लो।
देखो भाई 31 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें कुछ पढ़ने के लिए भी अपने पास नहीं है। बस छोटा सा एक चीज मेरे को आपको समझानी है इसमें, कि हमारा 31 आर्टिकल कब डिलीट हुआ था। इट हैज बीन डिलीटेड, ठीक है, लिख लो, डिलीटेड है। कब हुआ था डिलीट? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, लिख लीजिए 1978। एंड राइट क्या था? राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारा एक्ट डिलीट हो गया था। अब ये कहाँ पे है? अब आर्टिकल 31 कहाँ पे है? अभी प्रेजेंटली आर्टिकल 31 किस जगह पे हाँ भैया आगे सुनेंगे अब। प्रॉपर्टी होल्ड करना, ये हमारा पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था बिफोर 1917। आज के समय में ये क्या है? हमारा लीगल राइट। और इसको फंडामेंटल राइट से उठा के कहाँ डाल दिया गया? आर्टिकल 300 क्लॉज ए में, ठीक है, लिख लीजिए आर्टिकल 300 क्लॉज ए, कि अब जो है प्रॉपर्टी रखना आपका लीगल अधिकार है, प्रॉपर्टी रखना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार चाहे तो आपसे आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी छीन सकती है। इसे कहते हैं एमिनेंट डोमेन। अंडर एमिनेंट डोमेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, GOI लिख रही हूं, हैज द राइट टू एक्वायर any property belonging to organization or individual in name of public interest। पब्लिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट आपसे कोई भी आपकी जमीन ले सकती है। क्या गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन देगी? अगर आपकी जमीन लेगी तो, आपकी जमीन सरकार ने ले ली तो क्या आपको कंपनसेशन मिलेगा? क्या लगता है सरकार देगी कंपनसेशन? आपको कोई और प्रॉपर्टी देगी उसकी बिहाफ पर? यस, आपको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। और वो जो आपकी प्रॉपर्टी ली है उसके बिहाफ पर आपको कंपनसेशन, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। समझ रहे हो? तो ये आपको याद रखने हैं इसके अंदर सारे पॉइंट्स, ठीक है भाई। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, बिकॉज इसके बाद का जो आर्टिकल है उसके लिए हमें हाफ एन आवर चाहिए, तो वो तो अभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा। दैट्स वाई 31 तक करेंगे। कल की क्लास में 32 वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट कुछ पूछना है तो आप बताइए। बाकी मैं आपको ये वाली PPT और फंडामेंटल राइट्स की एक हैंड रिटन नोट्स, ये दोनों आपको मैं भेज रही हूँ। Yes, anyone, anything you want to say? और फंडामेंटल राइट्स की PPT PDF जो है आपको मैंने भेज दी है, उसको एक बार पढ़िएगा। और बाकी जो है पूरा उसमें लिखा हुआ है हर चीज के बारे में जो आप पढ़ चुके हैं। बाकी ये PPT जो रिटर्न वाली है वो भी आई विल सेंड। ज्वाइन लेट, ठीक है, कोई बात नहीं, सो भी आप एक बार इसको वीडियो को दोबारा सुन लेना। जिसने लेट ज्वाइन किया वो हो जाएगा उसका। इजी है टॉपिक्स, अगर आप ध्यान से समझोगे बहुत इजी टॉपिक्स है। ओवरव्यू सोबिया यही है कि हमने आर्टिकल्स कंप्लीट करे हैं सारे, और शॉर्ट में समझाना पॉसिबल नहीं है इनको, आपको पूरा ही समझना पड़ेगा सारे आर्टिकल्स को। एक बार आप वीडियो सुनना आज की, आपको हो जाएगा क्लियर। कोई डाउट हो तो आप फिर कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, आज पढ़ के देखना एक बार, ठीक है। लीगल राइट मतलब होता है कि आपका लीगल अधिकार है, कि अगर आमिना आपकी प्रॉपर्टी है ना तो मैं नहीं आपसे ले सकती, क्योंकि वो लीगली आपकी प्रॉपर्टी है।
ठीक है, पेपर्स में वो आपकी प्रॉपर्टी है, या मेरी प्रॉपर्टी है तो आप नहीं ले सकते। हाँ, सरकार छीन सकती है, क्योंकि सरकार को डेवलपमेंट करनी है तो सरकार प्रॉपर्टी ले सकती है। चलिए फिर ओवर करते हैं क्लास को, बाकी का कल की क्लास में करते हैं। ठीक है, बाय एवरीवन।